नमस्कार दोस्तों, मैं एम.एस. वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो है एक रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये रियल स्टोरी हमने बताई है, क्राइम की स्टोरी नहीं बताई है, क्योंकि आप भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपको भी आधुनिक घटना से रूबरू कराना हमारी जिम्मेवारी है। हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल में आजकल उथल पुथल है, वहाँ तख्ता पलट हुआ है और मंत्रियों संतरियों के आवास घेर लिए गए हैं, उनके आवासों को आग लगा दी गई है। तो ये घटना क्यों घटी, नेपाल में क्यों मंत्रियों के घर जलाए गए, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा करके क्यों पीटा गया और भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को तो जिंदा भी जला दिया गया है, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल में लगातार बने रहिए। इसी पर हम आज की स्टोरी आपको सुनाएंगे। 9 सितंबर 1925 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है अलग अलग प्लेटफार्म पे वायरल हो रहा होता है और जो वायरल हो रहा होता है, इस वीडियो में जो है एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसके जो है आसपास एक भीड़ का जमघट होता है और उस भीड़ में जो जमघट है, उन लोगों के पास उनके हाथों में लाठी डंडा होता है, किसी के पास भी हथियार भी होता है और भीड़ उसको घेरे हुए है। उस पर जो है लाठी से, डंडों से और अपने बूटों से प्रहार कर रही होती है और प्रहार ही नहीं कर रही, जो आदमी पिट रहा है वो दया की भीख भी नहीं मांग पा रहा होता है। और अब ये वीडियो है वो मतलब भारत, नेपाल, बांग्लादेश और यहाँ तक कि जो है पाकिस्तान, तमाम जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं उसमें वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा होता है और यहाँ भी वायरल हो रहा है, हिंदुस्तान में भी। तो जब इस वीडियो को देखा जाता है तो लोग ये पूछ रहे हैं आखिर इस आदमी का कसूर क्या है और पब्लिक को पीट क्यों रही है, और जो पिट रही है, जो मतलब जिसको पीटा जा रहा है वो लोग कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसका कसूर क्या है। जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसी में से जो कमेंट हैं, उस कमेंट में से उत्तर आता है कि ये जो शख्स पिट रहा है वो नेपाल का रहने वाला है और नेपाल का ये पुलिस का एक अधिकारी है और इसका कसूर ये है कि जब ये उग्र प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जो दरअसल 1997 से लेकर 2012 तक के जो लड़के पैदा हुए होते हैं वो लोग सड़कों पे उतर आए हुए होते हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। उनके हाथों में जो है बैनर जी का पोस्टर होता है और उस बैनर जी के पोस्टर के तले वो अपनी मांगों को मांग मनवा रहे होते हैं, मांग कर रहे होते हैं और जो है उस बैनर के तले ही वो अपना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो जब ये भीड़ प्रदर्शन कर रही होती है तो जो आदमी पिट रहा है वो आदमी जो है उस भीड़ को रोकने के लिए पहले वो जो है एक आंसू गैस का पहले जो है उस भीड़ को रोकने के लिए लाठी चार्ज करवाता है और लाठी चार्ज से भी पब्लिक जब नहीं मानती है तो पानी की बौछार करवाता है और फिर भी पब्लिक नहीं मानती है। क्यों स्टूडेंट थे वो ज्यादातर प्रदर्शन करने वाले, मैंने बताया ना 1997 से 2012 तक की उम्र के जो बच्चे पैदा हुए वे उसमें शामिल होते हैं। तो पानी की बौछार और आंसू गैस, उसके अलावा भी रबड़ की गोलियां ये चलवाते हैं। रबड़ की गोलियां दोस्तों बहुत खराब होती गोली, जिसके भी लग जाती है उसको जो है 3-4 दिन तक बुखार आता है, उसी बेड पर रहना ही होता है। फिर भी पब्लिक नहीं, जो उग्र प्रदर्शनकारी है वो फिर भी नहीं मानते हैं, प्रदर्शन जारी रखते हैं, संसद भवन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आखिरकार ये जो सख्त डीएसपी है जो पिट रहा है वो आदेश देता है कि अब जो नहीं मान रहे तो गोली चला दी जाए। गोली चलाई जाती है। गोली चलाने वाले अब तो जो अधिकारी हैं वो क्यों गम खाएं, वो धू धू करके गोलियां ठांसने लगते हैं, चलाने लगते।
अंधाधुंध गोली चलाई जाती है, जिसमें 19 स्टूडेंटों की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। मौत ही नहीं होती है बल्कि करीब 300-400 जो स्टूडेंट होता है वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जब ये लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं तो और जो लोग हैं इसको पकड़ लेते हैं, इस वजह से जो इसकी पिटाई हो रही होती है। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है, ये जो भीड़ जो है वो जो है एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को पकड़ लेते हैं, और पकड़ ही नहीं लेते हैं, उसको जिंदा आग के हवाले कर देते हैं और उसकी जिंदा जला करके उसकी मौत कर देते हैं। अब इतना जो कुछ हुआ वो दरअसल अपना देश पड़ोसी मुल्क है, तो ये क्यों उसमें हो रहा है ये हम लोगों को भी जानना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए। अब जो लोग नेपाल के लोग हैं, नेपाल की सरकार में उथल पुथल क्यों हुई कि वहाँ एक एनजीओ चलाते हैं, दो लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं। वो लोग जो है वो जो एनजीओ चलाते हैं वो जो है एक प्रचार कर रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं कि देखिए हमारे देश में, हमारे नेपाल में जो 20% लोग हैं वो 20% लोग 80% पब्लिक के हक पर डाका डाल रहे होते हैं, और 20% लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं। अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे कपड़े हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, बगला है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे होते हैं। तो जो एक असमानता की सरकार जो वातावरण बना हुआ है, तो ये वहाँ पर बच्चे जो हैं उनको बताया जाता है कि जो घटना घट रही है वो 20% लोगों की वजह से हम लोग गरीब हैं। जब ये बात उनकी समझ में आ जाती है, और ये एक आंदोलन जो है धीरे धीरे आग ले रहा था, और जब वो आग ले रहा था सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। कान खड़े हो जाते तो वो सोचते हैं, उनकी मीटिंग होती है, विधान संसद सभा में बैठाला जाता है और कहा जाता है कि इस तरह से अगर ये इसने भड़काया और लोग नेपाल के भड़क भी गए तो फिर होगा क्या। वहां पर चर्चा होती है, और चर्चा में ये बात निकल के आती है कि क्यों ना सोशल मीडिया पे अगर बैन लगा दिया जाए, रोक लगा दी जाए, तो ये प्रचार प्रसार जो है बंद हो जाएगा, और हमारी बातें, जो बातें हो रही हैं हमारे अगेंस्ट, वो नहीं हो पाएंगी। ये बात सरकार की समझ में आ जाती है, और समझ में आने के बाद 28 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार जो एक आदेश पारित करती है, और आदेश पारित ये करती है कि हम आपको समस्त 26 प्लेटफार्म जो नेपाल सरकार में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म, बल्कि 26 प्लेटफार्म, जिसमें जो इंस्टाग्राम भी आता, तमाम तरह के जो है आप लोग जानते ही हैं, 26 प्लेटफार्मों को जो है ये नोटिस दिया जाता है कि आप लोग तभी हमारे यहाँ देश में ये प्लेटफार्म चला सकते हो, हम तब मंजूरी देंगे, आपको हमारे यहाँ ऑफिस खोलनी पड़ेगी, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सरकार आदेश पारित करती है, और आदेश पारित करती है, ये 7 दिन का ये समय देते हैं, और 7 दिन कब निकल जाते हैं इस पर कोई विचार नहीं कर पाते हैं। और विचार वो करते भी अगर है तो वो अपने मन में सोच रहे हैं ये कंपनी वाले कि आज अगर हमने नेपाल में किसी तरह से ये प्लेटफार्म ऑफिस खोल दिए तो लोग हमारे प्लेटफार्म पे आएंगे, शिकायत करेंगे। इसके अलावा सारे देश विदेश वाले भी यही मांग करेंगे कि ऑफिस खोलिए, मैन पावर रखने पड़ेगी हमें, मैन इतने लोग हम कहाँ से जुटाएंगे। ये सोच के जो इस पे 26 प्लेटफार्म कान पे जू नहीं रहती है, वो जो है खामोश रहते हैं। तो जो उसका समय ब्याज खत्म हो जाती है तो एकदम से सरकार आदेश करती है और 26 प्लेटफार्म को जो है बैन कर दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है। नेपाल में 3 करोड़ की लगभग आबादी है, उसमें से 90% लोग सोशल मीडिया का
प्रयोग करते हैं। आज के जमाने में हमारे देश में भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हटा दिया जाए तो हम खुद कह रहे हैं कि अगर ये मोबाइल हाथ से ले लिया जाए तो जीवन लगता है कि हमारा कुछ नहीं रहा है। वहां तो 26 प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए थे, ये मोबाइल जो है डब्बा हो जाता है। उन्होंने बंद इसलिए किए थे कि हमारा जो प्रचार खिलाफ में हो रहा है वो ना हो पाए, लेकिन सरकार नहीं समझ पाई कि इस 26 प्लेटफॉर्म को बैन लगाने से क्या हो सकता है, क्या हुआ। लेकिन उसमें भी 2 प्लेटफॉर्म जो होते हैं जो चाइना से संबंधित होते हैं उनको जो बैन नहीं किया गया था। उस हैशटैग और दूसरा और भी था वो बता देंगे, तो उन 2 प्लेटफॉर्म को नहीं रोका गया था, वो चलते हैं। उसी पर लोग 80-90% लोग उसी पर आश्रित हो जाते हैं और उसी पर अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं। तो वो जो लोग जो सोशल मीडिया को 2 लोग चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, तो वो जो है मतलब वो लोग आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि इतनी साल के 1997 से 2012 तक के जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आए और आवाज उठाएं। इसके खिलाफ 26 प्लेटफॉर्म जो बंद हुए, इसके खिलाफ लोग सड़कों पे आए और सड़कों पे क्या आए, फिर वो बात बिगड़ती चली गई। अब सारे लोग इकट्ठा होकर के संसद फिर भवन पे जाते हैं। फिर संसद भवन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी मंत्री का आवास हो, चाहे कुछ भी हो, सारी पब्लिक एकदम से टूटती है और सारी व्यवस्था भंग हो जाती है। सरकार के पैर उखड़ जाते हैं और जो नेता, अब सरकार की ऐसी तैसी जो नेता शब्द लगा रहा हूं, जहां मिलता है वो नेता मारा जाता है, नेता को पीटा जाता है। एक उथल पुथल हौच पौच की स्थिति जो है वहां बन जाती है। जो संसद भवन है वो भी जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट वो भी जला दिया गया, प्रधानमंत्री का आवास जला दिया गया, गृह मंत्री का आवास जला दिया गया। जितने भी जो है कंट्रोलर रूम सब में आगजनी हो जाती है। जो लोग आंदोलनकारी होते हैं उनके बीच में कुछ घुसपैठिए भी होते हैं, वो घुसपैठिए भी उसमें घुस जाते हैं और वो बहुत ही उग्रता से प्रदर्शन करते हैं। तो क्या होता है, अब जो चल रहा था 2 दिसंबर 2025 को ये म्याद खत्म होती है और 3 दिसंबर को जो बताया था वो बंद कर दिया जाता है। 3 करोड़ आबादी, 90% इसको प्रयोग करते हैं, हैशटैग चलता है। और जो काठमांडू है, काठमांडू के जो मेयर होते हैं और उनका जो है बेलन शाह वो होता है एनजीओ, और दूसरे का नाम होता है सुदन गुरु गुरंग। इनके आह्वान पर ये सब कार्यक्रम होता है। तो अब चाहे जो प्रदर्शन जो हो रहा है, वो चाहे काठमांडू हो, चाहे पोखरा हो, चाहे बुडबुल हो, चाहे बैरबा हो, चाहे भरतपुर हो, इटारसी हो, इटाहारी हो, दमक हो, ऐसे शहरों को युवा इकट्ठे हो रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर सिंह देवा, उनकी पत्नी अब जो विदेश मंत्री हैं उनको दौड़ा करके मारा पीटा जाता है। और एक पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं झालानाथ खलन, इनके जो है घर में आग लगा दी जाती है और इनकी जो पत्नी है उनको जो है इनका नाम राजलक्ष्मी होता है, राजलक्ष्मी चित्राकार, उनको जो है जिंदा जला दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो नेपाल में घटा, नेपाल की कहानी हमने बताई। नेपाल की कहानी या किसी की जो कहानी बताई, हमें किसी भी देश की बदनामी, हैरानी, परेशानी नहीं करना है। जो उस देश में घटा वो कहानी हमने आपको सुनाई। जो आपको कमेंट में भी बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, अब मैंने एक बार फिर कह रहे हैं कि हमारा काम है जागरूकता फैलाना। जागरूकता फैलाने में जो वहां घटा नेपाल में, सिर्फ केवल 26 प्लेटफार्म पर बैन लगाने से नहीं घटा, जो वहां विरोधाभास हुआ, तमाम विरोधाभास हैं। यहां तक बताया जाता है कि वहां पर 12% ब्राह्मण हैं
और 17% करीब करीब क्षेत्रीय बोला जाता है, जिसे ठाकुर बोला जाता है। इन्हीं दो जातियों का वहां पर नेपाल में प्रभुत्व है। दो ही जातियां 80% पर राज कर रही होती है। और ये आग जैसी आजकल यहाँ भारत में भी बावन आश्रम जो चला रहे हैं, एक मिशन चला रहे हैं, उसी तरह से वहां मिशन चल रहा होता है और उस मिशन का ये परिणाम ये हुआ। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।